तो गाइज वेलकम बैक इन कॉमर्स एजुकेटर चैनल। तो आज हम 8वां दिन पहुंच गए जिसमें कि 30 डे चैलेंजेस हमने स्टार्ट किए थे कुछ दिन पहले, और जिसमें कि आज हमारा 8वां दिन है। और 8वां दिन में हम चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास टर्म के। तो कुर्सी की पेटी ऊपर लीजिए टाइट, क्योंकि कुछ मिनट में हम करने वाले हैं खत्म स्टाफिंग को। तो आइए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि स्टाफिंग है क्या चीज। मीन्स की फीलिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, having the right qualification at the right time। मीन्स कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे मतलब सेंटेंसेस होते हैं जिसको कि अगर अपने डिफिनेशन में अपने एक आंसर में डाल दें तो आंसर काफी अट्रैक्टिव हो जाता है, और पढ़ने वाला भी काफी मजे से पढ़ता है और कहता है कि हाँ क्या परफेक्ट आंसर लिखा है, तो नंबर तो नहीं कटेगा। तो मीन्स कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे कि फीलिंग द राइट पर्सन। मीन्स ऐसे अगर पॉइंट वगैरह क्या आपने देना, तो देखिए जानते हैं चीजें क्या है। मीन्स कि अब मान लीजिए कि आप ऐसे लिख रहे हैं तो उसको क्या जो चाहिए वो मिल गया, बात खत्म। अब उसको खोजना पड़े, जो चाहिए उसको खोजना पड़े तो इंसान इरिटेशन थोड़ा होता है। मीन्स कि अगर सीधा सीधा कोई बात कर दे तो इंसान थोड़ा चलो यही बात है ना, बात खत्म। अब उसे पूरा घुमा के कह रहे हैं तो इंसान गुस्सा आ जाता है कि इतना घुमा रहा है। मीन्स कि अगर आप एक लाइन में अच्छे से लिख देंगे और एक जो भी इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस है उसको बस डाल देते हैं तो आपका आंसर अट्रैक्टिव बन जाता है। मीन जैसे कि देखिए मैंने लिखा है स्टाफिंग फीलिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन एट द राइट टाइम। मीन्स कि अगर मान लीजिए कि स्टाफिंग है क्या, मैं जैसे कि प्लानिंग किया एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टैंड करने के मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के बाद हम क्या करेंगे, फिर उसको ऑर्गेनाइज करने का प्लानिंग किया कि हम उसको स्टार्ट करें। तो ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या किया मैंने कि पूरा आइडेंटिफाई किया कि क्या कौन सा काम कितना काम है उस ऑर्गेनाइजेशन में। इसके बाद अब उसको लोगों को देंगे तो डिपार्टमेंट में डिवाइड करेंगे तो फिर लोगों को प्रोवाइड तो करेंगे काम। तो मीन्स वही कि हमारी जो मतलब मैनेजमेंट की कुर्सी है वो खाली है अभी, तो अब उसको देना है तो किसी को कैसे देंगे। मीन जैसे अगर स्कूल की बात करें तो स्कूल में आपके प्रिंसिपल की चेयर खाली है अगर, तो उस प्रिंसिपल की चेयर को आप कैसे देंगे। एक सही आदमी होना चाहिए फॉर द राइट जॉब, एक उसके अच्छे जॉब के लिए, ठीक। हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन मतलब उसकी अच्छी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए, स्किलफुल होना चाहिए, ठीक। इसके बाद फॉर द राइट टाइम, अब वो काम मतलब वो काम को क्या करे, समय से कंप्लीट कर दे, चीजें यही चाहिए ना। मीन्स अगर उस कुर्सी को मतलब अगर आपको किसी को उस कुर्सी पर बैठाना है तो आप क्या देखेंगे कि वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, वो मैनेजमेंट को अच्छे से संभाल सके, इसके बाद वो समय पे काम कर सके, ठीक। उसका जो बिहेवियर है वो भी काफी अच्छा रहे, लोगों के साथ अच्छे से ट्रीट आए, स्टूडेंट के साथ ऐसा ट्रीट आए कि मीन्स स्टूडेंट को भी लगे कि हाँ वो प्रिंसिपल है और वो हम लोग को ऐसे मैनेज करें कि मीन्स गार्जियन रूप में लगे और ज्यादा मतलब ये डिफरेंसेस ना हो। मीन्स की कुछ प्रिंसिपल होते हैं जो कि मतलब बहुत हाइपर तरीके से बिहेव करते हैं स्टूडेंट्स पे, जैसे कि मीन्स की जिससे होता क्या है कि स्टूडेंट भी अपने दिक्कतों को नहीं बता पाते हैं तक। तो मीन्स की एक पोलाइटली तरीके से मतलब ट्रीट करें। मीन्स जैसे कि समय आने पे वो मतलब समय समय की बात है कि समय पे वो गुस्सा होते हैं, लेकिन मतलब वो एक होता है ना कि प्रिंसिपल का एक अलग ट्रीटमेंट होता है कि वो अपने आइडिया को जानते हैं कि उनको कैसे ट्रीट करना है स्टूडेंट्स को। तो मीन्स की अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन में किसी को काम देना है तो मीन्स वो पर्सन सही होना चाहिए, उसका काम जो करने का स्टाइल वो भी सही हो, क्वालिफिकेशन उसका हो और उस समय से काम को कंप्लीट कर दे। उम्मीद करते हैं आपको स्टाफिंग समझ में आएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, मीन्स क्या जरूरत है स्टाफिंग की। स्टाफिंग की जरूरत पड़ती है कि वैकेंट पोजीशन को क्या करना, फिल अप करना। मीन जो कि पोजीशन खाली है जिसमें मतलब कोई भी मतलब कोई नहीं है जो काम करने के लिए। जैसे कि अगर स्कूल की बात करें तो स्कूल के मैनेजमेंट में प्रिंसिपल की कुर्सी खाली है तो उसको भरने की जरूरत किसकी है, स्टाफिंग की। मीन्स अगर हम स्टाफिंग करते हैं सही व्यक्ति की सही जगह पे सही क्वालिफिकेशन के साथ चयन करते हैं तो वो कुर्सी क्या होगी, अच्छी हो जाएगी। देखिए मेन चीज ये नहीं है कि वो कुर्सी खाली है तो उस कुर्सी को भरना है, अगर उस कुर्सी को भरना ही रहता तो किसी को वहां बैठा तो भर जाएगा कुर्सी, बात खत्म। लेकिन नहीं, वहां पे एक सही आदमी का होना जरूरी है। अगर वहां सही आदमी नहीं रहेगा तो ऑर्गेनाइजेशन में आप कहाँ आ जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा। और अगर वही सही आदमी रहेगा तो कितना भी डाउन लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है उसको बेस्ट से बेस्ट देके उसको यहाँ कर देगा। मीन जैसे कि
अगर आप सही व्यक्ति का चयन करके सही व्यक्ति को सही जगह देते हो तो वो व्यक्ति अपना पूरा मतलब कोशिश करके पूरा मतलब बेस्ट दे के अपना और उसको क्या करता है, बेस्ट बना देता है ऑर्गेनाइजेशन की किसी भी काम को। तो मीन्स कि क्या करता है, बैकेट पोजीशन में क्या करता है, फिलिंग करने में मदद करता है कौन, स्टाफिंग। ठीक, इसके बाद राइट कॉम्बिनेशन। राइट कॉम्बिनेशन मीन्स कि राइट कॉम्बिनेशन के तौर पे स्टाफ मतलब स्टाफिंग क्या करता है, राइट कॉम्बिनेशन देता है। मीन जैसे कि अगर प्रिंसिपल की कुर्सी खाली है और हम किसी टीचर को वहां के बैठा दे तो क्या कॉम्बिनेशन बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। क्यों, क्योंकि टीचर एक जानता है, क्या जानता है, टीचर एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को पढ़ाने का ढंग जानता है। देखिए मीन्स कि अगर टीचर अगर स्पेसिफिक चीजों को न जान के वो मैनेजमेंट भी जानता तो फिर प्रिंसिपल कुर्सी पर नहीं बैठ जाता, फिर वो प्रिंसिपल कुर्सी पर नहीं बैठ जाता। लेकिन वो क्यों नहीं बैठा, क्योंकि उसको मैनेजमेंट की ज्ञान नहीं है। लेकिन हाँ इतना मान सकते हैं कि एक टीचर होने के नाते इसके पास एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट की नॉलेज है और उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट में वो अपना बेस्ट से बेस्ट देके अपने स्टूडेंट को क्या कर सकता है, पढ़ा सकता है। लेकिन अगर कहा जाए कि सर आप चलिए मैनेजमेंट की कुर्सी बैठ जाइए और प्रिंसिपल बन जाइए तो वो करने को तो कर सकते हैं, वो कैपेबल है करने के लिए, वो करने के लिए कैपेबल है, वो कर सकते हैं। लेकिन चीजें ये है कि करेंगे लेकिन सक्सेस नहीं हो पाएंगे। क्यों, क्योंकि उनके पास मैनेजमेंट की नॉलेज नहीं, उनके पास मैनेजमेंट का इतना आइडिया नहीं कि मैनेजमेंट को कैसे हैंडल किया जाएगा, कैसे संभाला जाएगा। तो इसलिए एक सही आदमी का चयन करना उस सही जगह पे, राइट कॉम्बिनेशन बैठाना। इसके बाद ग्रोथ ऑफ इंटरप्राइजेस। स्टाफिंग क्या करता है, ग्रोथ कराता है किसका, इंटरप्राइजेस का, ऑर्गेनाइजेशन का, कंपनी का, बिजनेस का, सारी चीजों ग्रोथ कौन करता है, स्टाफिंग कराता है। मीन्स मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर सही आदमी सही जगह पे नहीं रहेगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन में क्या करेगा, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाएगा और जब काम ही नहीं सही होगा तो फिर ग्रोथ कैसे होगा। तो चीजें वही है कि मीन्स की ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ किस पे डिपेंड है, स्टाफिंग पे डिपेंड है। कि अगर स्टाफिंग में सही आदमी आ गया, मान लीजिए मैनेजमेंट पे सही कुर्सी पे सही में बैठ गए तो इसके बाद वो सारी चीजों को हैंडल करेंगे और इससे क्या होगा, काम अच्छे से होगा, अट्रैक्टिव तरीके से होगा, उसमें मतलब काम बेस्ट होगा। जब काम बेस्ट होगा तो इसके बाद क्या होगा, ऑलरेडी क्या होगा, ग्रोथ होने लगेगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। इसके बाद देखते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मींस कि यहां लिख सकते हैं हम बेस्ट यूटिलाइजेशन। बेस्ट यूटिलाइजेशन सकते हैं, नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो सकता है, नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन तो मींस कि है क्या चीज, मीन जैसे कि कम यूटिलाइजेशन में मतलब कि गुड्स को प्रोड्यूस कर देना। मीन जैसे कि अगर कहा जाए तो बिना वेस्टेज, बिना मतलब नुकसान किए रिसोर्सेज का हम क्या कर रहे हैं, आउटपुट कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं किसी गुड्स को। तो ये कब होगा, जब आदमी उस चीज में परफेक्ट होगा, मास्टरी होगा, तब वो क्या करेगा, काम को अच्छे तरीके से करेगा बिना नुकसान किए। मीन जैसे कि अगर हमको पता है, मीन सब कुछ काम करने जा रहे हैं, हमको उसके विषय पूरा पता है तो तुम करने जाएंगे, और अगर मुझे नहीं पता है तब क्या करेंगे, नहीं कर पाएंगे। उसमें फिर वही 3-5 करेंगे, उसमें चाहे जो जिसका काम कर रहे हो उसका भी बर्बाद और अपना तो समय बर्बाद कर ही रहे हो। क्यों, क्योंकि अगर आपको जो आ रहा है उसमें समय दोगे तो उसमें आप परफेक्शन होते चले जाओगे। लेकिन जो काम नहीं आ रहा है ना, उसको सीखने की जगह आप उसका भी नुकसान कर रहे हो और अपना समय भी व्यर्थ कर रहे हो। क्योंकि उतने टाइम में अगर आप सीखने में लगाते तो क्या पता कुछ दिन बाद आप उस काम को करके परफेक्ट हो जाते। तो मीन्स कि जैसे कि अगर मान लीजिए कि मैं कहीं गया तो मैं किसी घर बनाने का मतलब से होता है ना कि घर बनाने के मुफ्त ठेका लेते हैं। जैसे कि मिस्त्री मैं मान लिया, तो मिस्त्री मैं गया, मिस्त्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला कि आपका मैं घर बनाऊंगा, मैं मिस्त्री हूँ, बोला ठीक है भाई घर बनाओ। अब मुझे मिस्त्री का ढंग नहीं कि मुझे मिस्त्री कैसे क्या करते हैं, उनका मतलब जो भी वो सामान रहता है वो कैसे चलता है, कैसे क्या होता है, कुछ पता ही नहीं है मिस्त्री का। तो जब मुझे पता ही नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, एक दीवार बनाए, फिर यहां से ये दीवार कैसे हो गई, ऐसे हो गई। अब इसको यहां से फिर तोड़ दिए, यहां से टेढ़ी हो गई, फिर अब यहां सीधा करने का प्रयास तो दीवार ऐसे हो गई। फिर इसको इसके मतलब ये कभी बहुत वेस्टेज होगा, वेस्टेज के बाद जाके कभी सीधा बन पाएगा, वो कभी उम्मीद भी नहीं सीधा बन पाएगा। मीन जैसे कि
वहां पे क्या होगा, जब हमको आइडिया ही नहीं है कि कैसे क्या करना है, तो वहां पे क्या होगा, हम गलत सही काम करेंगे जिससे कि हमारा रिसोर्सेज का नुकसान होगा और काम परफेक्शन तरीके से नहीं हो पाएगा। इसलिए सही आदमी का चयन करते हैं तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मींस कम से कम यूटिलाइजेशन में बिना वेस्टेज किए रिसोर्सेज का क्या करेगा, वो आपको आउटपुट निकाल के दे देगा। इंप्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन मींस की जॉब का सेटिस्फैक्शन भी इंप्रूव होगा, क्योंकि जब सही आदमी जब सही जगह पे रहेगा तो क्या होगा, वो भी सेटिस्फाइड रहेगा। मीन जैसे कि अगर हम मान लीजिए कि हम पढ़े लिखे हैं, हम कॉमर्स पढ़ा रहे हैं, अगर हमको फिजिक्स दे दिया तो हम क्या अपने जॉब सेटिस्फाइड रहेंगे, नहीं रह पाएंगे। हम जॉब सेटिस्फाइड भी नहीं रह पाएंगे, हम वहाँ पे बेस्ट भी नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम कॉमर्स पढ़े हैं, कॉमर्स पढ़ा सकते हैं, कॉमर्स की नॉलेज है हमारे पास। लेकिन अगर कहें कि फिजिक्स, तो फिजिक्स की क्या, बायो की, बायोलॉजी या मैथ की हमारे पास थोड़ा सा फॉर्मूला भी नहीं है। इसलिए ये क्योंकि हमने यहाँ पढ़ा, वहां नहीं पढ़ा है। इसलिए कि हम जॉब का सेटिस्फैक्शन कब रहेगा, जब हमारे अकॉर्डिंग जॉब मिलेगी तब, ठीक। और वो मतलब कि अगर जॉब की इम्प्रूव भी होने लगेगा जॉब, क्यों, क्योंकि मीन जैसे कि अगर हमको इस विषय में नॉलेज है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो हमारा कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इसका इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो मीन्स की इंप्रूवमेंट भी होगा। इसी के साथ हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग खत्म होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग मींस अब तक हमने क्या पढ़ा, स्टाफिंग क्या होता है, उसकी जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए जब कोई चीज अनजान होती है, मींस जब उससे कोई मतलब रिलेशन नहीं होता, कोई परिचित नहीं होते हैं, तो उससे क्या करते हैं, ये क्या चीज है, फिर से इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। अब फिर जब जरूरत भी जान गए तो फिर जो कैसे करते हैं, तो आइए देखते हैं कि क्या प्रक्रिया है इसको करने की। तो पहला देखते हैं एस्टिमेटिंग मैन पावर मींस कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर जगह खाली है तो फिर ये पता करना कितना जगह खाली है, कितने लोग हैं, इसे उसको कंपेयर करना, फिर देखना कि लोग जाते हैं या फिर काम जाते हैं। तो इसलिए इसे 3 भाग में डिवाइड किया गया है, वर्क मोड, वर्क फोर्स, इसके बाद इसको कंपैरिजन मींस कि हमको एनालाइज करना है कि वर्क मोड कितना है हमारे पास, कितने काम हमारे पास, मतलब कितने सीट बचे हैं, कितने ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग को जगह है जिनको जॉब दिया जा सकता है। इसके बाद कितने लोग हैं जो कि जॉब लेने के लिए रेडी हैं, जो कि मतलब एकदम लाइन में लगे हुए हैं कि हमको जॉब चाहिए। मीन जैसे कि अगर हमारे पास एक स्कूल की एग्जांपल में क्या आपको समझाता हूँ। मीन जैसे कि हमारे पास रिक्वायरमेंट कितने की है, रिक्वायरमेंट हमारे पास है 3 टीचर की, रिक्वायरमेंट हमारे पास 3 टीचर की है, और हमारे पास लोग कितने हैं, 10। तो अब हमको 7 लोग को तो लौटाना पड़ेगा। तो अब हम कंपैरिजन करेंगे तभी तो पता चलेगा कि लोग ज्यादा हैं कि काम ज्यादा है, ठीक। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, लोग जाते हैं या काम जाते हैं, तो उस अकॉर्डिंग हम कंपैरिजन करेंगे, देखेंगे कि कौन सा जाते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे 10 टीचर की रिक्वायरमेंट है और यहाँ पे लोग 3 हैं केवल, तो इसके बाद 7 लोग को हमको और खोजना पड़ेगा। तो इस तरह से हम एनालाइज करके देखेंगे कि कौन से लोग जाते हैं, किनकी रिक्वायरमेंट है हमारे पास और किनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, मींस की वर्क मोड की रिक्वायरमेंट है या फिर वर्क फोर्स की रिक्वायरमेंट है। इसके बाद देखते हैं रिक्रूटमेंट मींस की आपको कितने लोग की जरूरत है। जैसे मतलब कि अगर वर्क फोर्स जाते हैं और वर्क फोर्स जाते हैं और मींस की वर्क मोड कम है, तो फिर क्या करेंगे, जब वर्क मोड कम है तो उन आदमियों को छाटेंगे। और अगर वर्क फोर्स जाते हैं और वर्क मोड कम है तो आदमियों को छाटेंगे, और वर्क मोड जाते हैं वर्क फोर्स कम है, जब आदमी कम है और काम जाते हैं तो आदमी को घुमाएंगे, और जब काम कम है और आदमी ज्यादा है तो फिर आदमी को छाटेंगे। तो इसलिए रिक्वायरमेंट करेंगे, मीन देखेंगे कि कौन लोग जाते हैं, कौन लोग कम है, किसकी रिक्वायरमेंट जाते हैं, मीन किसकी रिक्वायरमेंट है तो कितनी रिक्वायरमेंट है। इसके बाद सिलेक्शन मीन्स कि अब उनको सिलेक्शन करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास 10 टीचर का सीट खाली है हमारे स्कूल में, और अप्लाई करने के लिए आ गए कम से कम कुछ नहीं तो 100 लोग। अब अप्लाई करने के लिए 100 लोग आ गए हैं, 10 टीचर रखना है, तो उसमें क्या करेंगे, या तो फिर कोई फॉर्म निकालेंगे या तो फिर मतलब कि कोई इंटरव्यू निकालेंगे, किसी भी कंडीशन से उनको सेलेक्ट करना है। देखिए अब ये 100 हैं तो हमको इन 100 में से बेस्ट खोजना है, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छा ऑप्शन है कि हमारे पास 100 लोग आए हुए हैं, आपको इनमें से बेस्ट खोज क्या करना है, 10 टीचर को सेलेक्ट कर लेना है। तो मीन सिलेक्शन
नेगेटिव प्रोसेस है। नेगेटिव प्रोसेस इसलिए है क्योंकि कुछ लोग छट भी जाते हैं, कुछ लोग बाहर भी निकल जाते हैं। अब मान लीजिए 10 लोग की रिक्वायरमेंट है तो ये तो कंपल्सरी है कि 90 लोग जाएंगे। अब ये कौन जाएगा ये तो नहीं पता है, ये तो फिर इंटरव्यू या फिर फॉर्म भरने फिलअप करने के बाद पता चलेगा। लेकिन इतना कंफर्म है कि 10 ही लोग सेलेक्ट होंगे, 90 लोग को क्या करना है, जाना है, घर चले जाएंगे। ठीक, तो इसके बाद इसकी उनका सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस इसीलिए कहा गया क्योंकि उसमें लोग छट जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं और देखते हैं प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। तो प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन मींस की मतलब कि अब जब मान लीजिए सिलेक्शन हो गया आपका, तब क्या करेंगे, आपको जॉब प्रोवाइड करेंगे। मीन्स उनको जगह दिखाई कि आपको यहाँ काम करना है, इस डिपार्टमेंट में आपको काम करना है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, सेल्स डिपार्टमेंट है तो सेल्स डिपार्टमेंट में, मतलब उनको डिपार्टमेंट दिखा दीजिए। फिर उस डिपार्टमेंट के लोगों से, उन ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से मिला दीजिए कि ये भाई गुप्ता जी हैं, ये कुमार जी हैं, ये ऐसे हैं, तो ये राय साहब है, तो ये है। मीन्स ऐसे इनको मतलब परिचित करा दिए, क्योंकि जब लोग नए आते हैं तो अपरिचित होते हैं लोगों से, मीन्स किसी को कोई जानता नहीं है। तो एक बार जब मतलब वहां से उनको मिला देंगे आपस में, तो फिर उसके बाद उनकी रिलेशन बनना शुरू होता है, फिर वो अपना काम को कंटिन्यू करने लगते हैं। इसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मीन्स जैसे कि अब हम नए आए तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो हमारा काम होगा उसका मैं ट्रेनिंग दूंगा आपको, और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और जब आप उसकी ट्रेनिंग होगी तो आप उस चीजों में तो डेवलप हो गया, मास्टरी हो गया ना। इससे क्या होगा कि आप डेवलप हो गए, मीन्स आपकी विकास हो रहा है, और आप कहीं और जाओगे तो ऐसी ही तरह का कोई काम दिया जाए तो आप कहो कि हमको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी ट्रेनिंग करके आ चुका हूँ इस चीज का, हम ऑलरेडी डेवलप्ड है, मतलब हम ऑलरेडी विकसित है, हमको विकसित करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, इसके बाद अगर यहाँ तक मतलब कि अगर कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो यहाँ तक ही उसका क्या होता है, प्रक्रिया होता है। इसके बाद क्या होता है, HRM ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का एक डिपार्टमेंट बन जाता है। इसके बाद यहाँ पे काम खत्म हो जाता है। लेकिन अगर कोई छोटा है तो उसके बाद यहाँ से फिर ये भी 3 लाइन ऐड हो जाती है, क्योंकि इसमें HR डिपार्टमेंट नहीं बनता है। तो परफॉर्मेंस अप्रूवल मीन्स इसके बाद उसकी परफॉर्मेंस को देखेंगे, मतलब कि जैसे कि एक लिस्ट बना देंगे, लिस्ट में देखेंगे कि मतलब जैसे लिस्ट बन गया ये, उसमें देखेंगे वो कितने बजे आ रहा है, क्या कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, 50 प्रोडक्शन करना है तो 50 कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सारी परफॉर्मेंस को देख लेंगे, और परफॉर्मेंस को देखने के बाद उसको फिर देखेंगे कि क्या वो फिर प्रमोशन करने के लायक है कि नहीं है, उसको आगे की पदवी देने लायक है कि नहीं है, क्या वो मतलब अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में अगर इसको प्रमोशन करते हैं तो क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बेनिफिट रहेगा कि नहीं रहेगा। इसके बाद अगर ये सारी चीज तय करने के बाद फिर देखेंगे कि इसको कितना पैसा देना चाहिए, पैसा इसको डायरेक्ट पेमेंट देना चाहिए या फिर इनडायरेक्ट पेमेंट देना चाहिए। डायरेक्ट पेमेंट पैसा मींस की कैश टू कैश दे सकते हैं, और इनडायरेक्ट पेमेंट मींस की जैसे कि आपका मतलब जैसे कि इंश्योरेंस करा दिया, इसके बाद मतलब कुछ ऐसी चीजें जो कि मतलब इनडायरेक्टली में आपको बेनिफिट कर रही हो। तो ये है हमारे सारे प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। तो अब हम देखते हैं कंपोनेंट्स, एलिमेंट, एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग। जो कंपोनेंट्स, एलिमेंट्स, एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग के अंदर में क्या आते हैं, मीन्स देखिए कंपोनेंट, एलिमेंट, एस्पेक्ट्स जो है ना वो एक स्टाफिंग के अंदर में 3 आते हैं, रिक्रूटमेंट, इसके बाद सेलेक्टिंग, फिर ट्रेनिंग। तो पहले देखते हैं रिक्रूटमेंट, फिर देखेंगे सेलेक्टिंग, फिर देखेंगे ट्रेनिंग। तो रिक्रूटमेंट क्या होता है, मीन्स अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर द वैकेंट जॉब पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशंस। मीन्स कि अधिक से अधिक पीपल को, अधिक से अधिक कैंडिडेट्स क्या करें, वो मतलब कि अट्रैक्ट करें, मतलब कि उनको घुमाए, किसके लिए घुमाए, तो वो अप्लाई करें फॉर द वैकेंट जॉब पोजीशन, मतलब जो पोजीशन खाली है उसके लिए वो अप्लाई करें ऑर्गेनाइजेशन में। तो मीन्स ज्यादा से ज्यादा जब लोग आएंगे तो हम उसमें क्या करेंगे, बेहतर चुन पाएंगे। जैसे कि अगर एक शादी की आइटम में देखा जाए तो अगर 2 आइटम शादी में रहेगा तो क्या करेंगे, अब उसमें से बेस्ट देख के खाना, मतलब खाना तो है ही, तो अब उसमें से 2 में से बेस्ट देख के कोई एक खा लेंगे। लेकिन अगर वहीं 50 है तो फिर तो भाई मन की इच्छा बढ़ जाती है, और वो एकदम बढ़ते देखते चले जाते हैं, उसमें से कोई अपना जो अच्छा है उसको चूज कर सकते हैं। मीन्स कि जितना ज्यादा ऑप्शन रहेगा उतना अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा लोगों को अच्छा चुनने के लिए। मीन्स अगर ज्यादा लोग रहेंगे तो हमारे पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी है कि ज्यादा बेस्ट चीजें मिल जाए। ठीक, अब इसका सोर्स क्या है, मतलब कहाँ से वो मिलते हैं। देखिए एक इंटरनल सोर्स होता है और एक एक्सटर्नल सोर्स होता है। इंटरनल सोर्स की पहले बात करते हैं कि इंटरनल सोर्स क्या होती है। मीन्स की इंटरनल सोर्स मीन्स की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही किसी बंदे को हायर करके मैंने क्या कर दिया,
जो वैकेंट खाएंगे, जो जॉब की पोजीशन खाएंगे उसको वहां पे दे दिया और कर दिया, आपका भाई प्रमोशन हो गया। मीन जैसे कि अगर एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन में मीन्स की एक एडिटर है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एडिटर है तो उसी को डिजाइनर का भी काम दे देंगे कि भाई तुम डिजाइन भी कर दो, तुमको 5000 पर मंथ की सैलरी क्या कर दे रहे हैं, इंक्रीज कर दे रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं और आपका प्रमोशन हो गया। अब बेचारा वो भी इस पास जाएगी, वो भी खुश, आपका काम भी हो गया। मीन्स की या तो आप इस तरह कर सकते हैं या तो फिर एक्सटर्नल सोर्स में किसी बाहरी व्यक्ति को मंगा कि आप इस मतलब एडिटर के बाद फिर जो वहां पे जगह खाएंगे, जो जॉब वैकेंट खाएंगे डिजाइनर की, उसको बाहरी आदमी आके उस जगह को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन अब बाहरी आदमी आएंगे तो आपको कई चीजें करनी पड़ेंगी और कई प्रोसेस के बाद जो स्टाफिंग का हमने प्रोसेस पढ़ा था उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग उनको चूज किया जाएगा। अब ऐसे ही नहीं कि सीट खाएंगे तो किसी को बैठा दिया जाए। ठीक, तो ये था इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में किसी कोई बंदा है, कोई इंप्लॉय है जिसको कि हायर करके और उससे उस ऑर्गेनाइजेशन की जॉब का जो पोजीशन है उसको दे के उसकी पोस्ट को इंक्रीज कर दिया जाए, उसकी सैलरी को बढ़ा दिया जाए। ठीक, तो मतलब क्या ये सब करके मीन्स कि वो अंदर का ही व्यक्ति है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का ही व्यक्ति है जो कि ये काम कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे इंटरनल सोर्स। और जो कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से जाके काम करते हैं उसको कहेंगे एक्सटर्नल सोर्स। उम्मीद करते हैं आपको कंपोनेंट, एलिमेंट एंड एस्पेक्ट समझ में आए होंगे। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अब हम देखते हैं इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स क्या एडवांटेज है। मीन्स कि अगर मान लीजिए कि जो मतलब वैकेंट जॉब पोजीशन में जो हमारी जॉब की पोजीशन है जो मतलब खाली है, तो उसको भरने के लिए हम या तो इंटरनल सोर्स का यूज करते हैं या फिर एक्सटर्नल सोर्स का यूज करते हैं। तो इंटरनल सोर्स में क्या एडवांटेज है और एक्सटर्नल सोर्स में क्या एडवांटेज है। तो इंटरनल सोर्स के एडवांटेज को हम पहले देखते हैं, फिर देखेंगे एक्सटर्नल सोर्स के एडवांटेज को। आप खुद सोचिए ना, इंटरनल सोर्स के एडवांटेज क्या क्या हो सकता है। मीन्स कि अगर कोई बंदा है मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है और उसी को उठाए, मान लीजिए कि एक वाइस प्रिंसिपल में, और प्रिंसिपल की चेयर खाली हुई, उसने क्या किया कि वाइस प्रिंसिपल को उठाया और प्रिंसिपल की चेयर दे दिया। तो अब उसमें क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या अच्छी चीजें हैं। मान लीजिए कि वाइस प्रिंसिपल को वो कितने तनख्वाह देते होंगे, कितनी सैलरी देते होंगे। मैं एस्टिमेट मान लीजिए 20,000 दे रहे हैं वाइस प्रिंसिपल को। अब अगर ये मान लीजिए कि अगर प्रिंसिपल को उन्हीं को प्रिंसिपल का पोस्ट दे देते हैं 40,000, मीन्स कि बीच का जो अंतराल है वो कितना का है, 20,000 का। बीच का अंतराल टोटल 20,000 का है। अब अगर वही कोई नया बंदा आता तो 20,000 वाइस प्रिंसिपल को देते, फिर 40,000 उसको पूरा एकदम करा देते। मीन्स कि यहाँ पे कुछ नहीं तो सैलरी का भी कुछ बचत हो गया। इसके बाद अगर आप इंटरनल सोर्स लेते हैं तो आपकी जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन का रूम रेगुलेशन है, रूम एंड रेगुलेशन वो सारी चीजें वो ढंग से जानता होगा, जिससे कि उसको मतलब परफॉर्मेंस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वो मतलब दूसरा है कि रूल्स एंड रेगुलेशन को जानता होगा पूरी तरीके से आपको। तीसरा है कि उसको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो अगर मान लीजिए कि प्रिंसिपल से वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल में जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी मैनेजमेंट सही होगी, ये स्टाफिंग प्रोसेस से गुजर के इसके बाद ये प्रिंसिपल पे जाएगा। क्योंकि बिना नॉलेज के, बिना मतलब एबिलिटी के आप किसी को कोई पोस्ट नहीं दे सकते हो। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का ही बंदा क्यों ना हो, अब वो प्रिंसिपल की कुर्सी को नहीं संभाल पाएगा तो उसको प्रिंसिपल की कुर्सी हम क्यों देंगे। इसलिए अगर इंटरनल सोर्स में बात की जाए तो अगर मान लीजिए कि वो प्रिंसिपल की चेयर पे बैठ रहे हैं तो उनको पूरा स्टाफिंग का प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो अब वो मान लीजिए कि मतलब सब कुछ सही है, सब कुछ सही है तो यानी उनके पास ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ट्रेनिंग वो देखिए मतलब अगर वो बंदा मतलब प्रिंसिपल बनने आ रहा है तो ठीक है, वो तो मान लीजिए कि मैनेजमेंट को अच्छी तरह जानता होगा तभी तो प्रिंसिपल बनने आ रहा है, टीचर तो बन नहीं सकता। लेकिन अब अपने ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, ट्रेनिंग को देते हैं। मीन्स कि ठीक है तुम ट्रेनिंग करके आए हो, तुम्हारे पास सारी स्किल है, सब कुछ है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग जो मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन के नियम कानून है उसके अकॉर्डिंग तुम क्या करो, ट्रेनिंग दो, तो उसको ट्रेनिंग नहीं देना पड़ेगा। ठीक, और वो ऑलरेडी सबसे परिचित रहेगा। तो मतलब
उसको कोई दिक्कत नहीं होगी कि मतलब जैसे जानते हैं जब कोई भी मतलब रिसिप्ट पहले क्या होता था ना कि जब जो मतलब लड़की के पापा होते थे वो मान लीजिए कि अब प्रमोशन होता था उनको, क्योंकि वो सरकारी जॉब में रहते थे तो इस डिस्ट्रिक्ट से उस डिस्ट्रिक्ट में मतलब कि इधर से उधर मतलब प्रमोशन होता था। तो जब प्रमोशन होता था तो बच्चे क्या करते थे कि जब वो भी जाते थे साथ में, तो अब नए स्कूल में गए तो उनको कम से पूछे तो 1 महीना लगता था क्या करने में, सबसे मिलने में जुलने में अपना रिलेशन बनाने में 1 महीना मान लीजिए लगता था। 1 महीना लगता था तो अब 1 महीना के बीच में ना वो पढ़ पाएगा ना वो कुछ कर पाएगा, क्योंकि किसी को जानता ही नहीं तो क्या पढ़ेगा वो भी अकेलापन महसूस करेगा। इसलिए वो जो 1 महीने का अंतराल रहेगा उसमें तो प्रोडक्टिविटी कुछ होगी ही नहीं। और वही अगर इंटरनल सोर्स की बात करें तो मीन्स अगर अंदर के मोड़ घूमने रहे तो सबको जानता रहेगा, जैसे चलता है वैसे चलता रहेगा। इंटरनल सोर्स में चीजें क्या होंगी कि आप थोड़ी सी देखिए, वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल में जाने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा मतलब इमेज बढ़ जाएगा, चीजें यही है। अब इसमें नुकसान क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, अब खुद क्यों रहेंगे पहले क्यों मान लीजिए थोड़ा बड़ा रिलेशन रहेगा बड़ा रहेगा तो इस वजह से आप उनको कुछ कह नहीं पाएंगे। अगर उनको अगर पोस्ट बढ़ा भी दिए तो आप उनको कुछ कह नहीं पाओगे। दूसरा चीज कि अगर मान लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोग हैं तो अब मान लीजिए कि अब अगर उनको पोस्ट बढ़ा रहे हैं तो बार बार उनका पोस्ट को चेंज करेंगे तो क्या परफॉर्मेंस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। वो कहेंगे कि अभी एक काम ढंग से किया नहीं था तो दूसरा काम पे हाथ दे दिए। इसलिए बार बार प्रमोशन करना भी सही नहीं होता है। उनको पहले कुछ समय दीजिए, मान लीजिए 2 साल 5 साल दीजिए, इस पे काम करें, जब इस पे परफेक्शन पा जाए, उस पे परफेक्ट हो जाए तब इनका प्रमोशन होता है। फिर यहाँ पे सेकंड पे आके फिर परफेक्शन होते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए 2.5 साल काम किए, अभी परफेक्ट हुए नहीं एक बार में, तब तक क्या होगा कि सेकंड की चीजें खाली हो गई, सेकंड को दे दिए, फर्स्ट की परफेक्शन ही नहीं है तो सेकंड कहाँ से करेंगे। ये डिसएडवांटेज में आता है इंटरनल सोर्स के। एक्सटर्नल सोर्स में क्या आता है, मीन्स कि अगर मान लीजिए कि बाहरी व्यक्ति आप आते हैं तो उसका एडवांटेज ये है कि वो मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि 100 लोगों के बीच में से आप उनको सिलेक्शन कर रहे हैं तो मान लीजिए कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो बेटर मिलेगा ही मिलेगा। और 4 लोगों के बीच में कहेंगे तो क्या मिलेगा, तो कहीं अच्छा मिल जाए, काम अच्छे से हो जाए। और जब स्टार्टिंग में लोग आते हैं जैसे कहेंगे वैसे वैसे परफॉर्मेंस करते चले जाते हैं, और जब लोग रह जाते हैं ना तो फिर चमक करेंगे ना। ये सारी एक्सटर्नल सोर्स मतलब कि जब वो आएंगे नए नए तो वो बहुत एक्टिव मोड में आते हैं। नए पर्सन कभी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या कहीं भी आते हैं, टीचर आएंगे या कोई भी आएंगे तो काफी एक्टिव मोड में आएंगे। क्यों एक्टिव मोड में आएंगे, क्योंकि अभी उनकी स्टार्टिंग रहती है, अभी मतलब वो बहुत मोटिवेटेड रहते हैं तो काफी एक्टिव मोड में आते हैं और काम को परफॉर्म और अच्छे तरीके से करते हैं। ठीक, तो ये इसका एडवांटेज हो सकता है। इसके बाद मान लीजिए कि काम को अच्छे से परफॉर्म करेंगे, इसके बाद मान लीजिए कि अब एक लोगों को 10 जगह लगाएंगे दिक्कत होगा, अब वो बंदा यहाँ अपना मतलब सेपरेट हो जाएगा और ये सेपरेट हो जाएंगे आपस में, तो ऐसे सेपरेशन बन जाएगा। तो सारी चीजें एक्सटर्नल सोर्स का एडवांटेज। डिसएडवांटेज की बात करें अगर तो डिसएडवांटेज में ये है कि मान लीजिए पैसा, अब आपको बताया है कि बाहरी आदमी आएगा तो चार्ज भी करेगा हाई लेवल पे, इसके बाद अभी उसको परिचित होने में समय भी लगेगा। तो ये सारी चीजें हैं एक्सटर्नल सोर्सेस की। उम्मीद करते हैं आपको इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। अब हम देखते हैं 2 वर्ड आते हैं, पहला तो ट्रांसफर और सेकेंड है प्रमोशन। ट्रांसफर क्या होता है, प्रमोशन क्या होता है। मीन्स ट्रांसफर, मान लीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक बंदा यहाँ पे काम कर रहा है, अब उसको ट्रांसफर कर देंगे, मीन्स इस जगह से उसको उठा के इस जगह कर दिए, थोड़ी मोड़ी सैलरी में मॉडिफाई कर देंगे, मीन्स थोड़ा बड़ा उसका मतलब जो भी इनकम है उसको थोड़ा सा बढ़ा दिए, हल्का फुल्का, मतलब इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं होता ट्रांसफर। और प्रमोशन क्या हो गया, मीन्स जैसे आप प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल हैं, मीन जैसे आप वाइस प्रिंसिपल है तो आपको वाइस प्रिंसिपल से यहाँ वाइस प्रिंसिपल है और यहाँ प्रिंसिपल है, आपको यहाँ से यहाँ नहीं चला जाता है। अब यहाँ से यहाँ के बीच की गैपिंग क्या है, आपकी सैलरी भी इंक्रीज कर जाएगी, आपका जो है कि इमेज भी बढ़ जाएगा,
ये सारे कंडीशंस होते हैं जिसमें मतलब क्या होता है, मतलब बेनिफिट होता है, जैसे कि आपका पैसा बढ़ा दिया गया, आपका इमेज बढ़ गया, उसमें आपको वर्क का लोड भी ज्यादा पड़ गया, तो ये सारी चीजें होती हैं प्रमोशंस में। और ट्रांसफर में क्या होता है, मीन्स एक जगह से उठाए दूसरी जगह रख दिया, काम वही रहेगा, थोड़ा मोड़ा मतलब इनकम को बढ़ा दिया जाएगा, मीन्स जगह चेंज होता है ट्रांसफर में। और प्रमोशन में क्या होता है, जगह चेंज होता है, कि जगह चेंज होता है तो उसके ऊपर थोड़ी पोस्ट मिलती है, और कहते हैं प्रमोशन हो गया इसका। तो किसी अब मान लीजिए कि वाइस प्रिंसिपल में, तो उनका प्रमोशन हुआ किसमें, प्रिंसिपल में, ठीक। तो ये एग्जाम्पल था ट्रांसफर प्रमोशन। उम्मीद करता है कुछ समझ में आया होगा। इससे पहले पढ़े थे कि सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स और इंटरनल सोर्स। तो एक्सटर्नल सोर्स से लोगों को बुलाते कैसे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, मीन्स क्या क्या तरीका होता है जिसकी वजह से मान लीजिए कि अब मैं गया तो ऐसे ही तो नहीं आ जाएंगे लोग, तो कुछ तरीका होता है ना एक्सटर्नल सोर्स में, इसकी बाहरी आदमी को अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेके आने का। तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ये कैसे लोग घुमाते हैं अपना ऑर्गेनाइजेशन। अब हम देखते हैं मेथड ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेस, मीन्स कि बाहरी व्यक्ति को घुमाने का तरीका क्या क्या होता है। तो देखिए पहला आता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या होता है, मीन्स कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में मीन्स कि वो लोग जो कि स्किल नहीं है, मतलब जो कि वो पढ़े लिखे नहीं है। जैसे कि मान लीजिए बहुत दुकानों पे आप देखे होंगे, बहुत जगह आप इंस्टाग्राम पे पोस्टर बनते हैं जो कि लोग मतलब स्टोरी टाइप में लगाते हैं, 16 से 20 साल के लड़कों की रिक्वायरमेंट है। तो ये क्या है, लोग जाएंगे 16 से 20 साल के लोग, उनको काम देगा, पैसा देगा, बात खत्म। मीन्स कि इन लोगों से कोई स्किल से कोई मतलब नहीं है, कोई किसी चीज से कुछ मतलब नहीं है, बस काम उनको ऑर्गेनाइजेशन का होना चाहिए बस। मीन्स कोई भी आए कर, बस काम होना चाहिए, इसमें इन लोगों को स्किल नहीं देखना है, मतलब कुछ उनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, डिग्री वगैरह कुछ नहीं चाहिए। कॉमर्स, कैजुअल कॉमर्स। कैजुअल कॉमर्स क्या होता है, जैसे कि हमने क्या किया, अनाउंसमेंट करा दिया अपने पूरे लोकेलिटी में कि हम काम दे रहे हैं, आप आइए, इंटरव्यू दीजिए, काम में जाइए। 100 लोगों को किया, पूरे स्टाफिंग के प्रोसेस करने के बाद हमारे पास कितने लोग बचे, 10 लोग। हाँ, हमारे पास जो है कि मतलब सीट कितनी है, मतलब कितनी जगह खाली है, 3। हमने इनसे कहा कि भैया 7 लोग आप लोग रहने दीजिए, कभी भी जरूरत पड़ी तो आपको कॉल करेंगे, इन 3 लोग की रिक्वायरमेंट है, 3 लोग मतलब 10 लोग बहुत बेस्ट है जो कि 100 में से चुने गए हैं। तो 10 लोग बेस्ट है तो वो चाहिए 3, तो हम क्या करेंगे, 3 लोग को लेंगे, 7 लोग को वापस कर देंगे, भैया आप चले जाइए, फिर कभी ऐसी जरूरत पड़ी तो आपको घुमाएंगे, आप आ जाइएगा। ये 7 लोग कहाँ गए हैं, बैक टू होम, घर चले गए। ये 3 लोग बचे जिनको काम मिल गया। अब इसके बाद जब कंपनी की फिर जरूरत पड़ी 2 लोग को, तो 2 लोग को जरूरत पड़ी, तो फिर ये 100 लोग को तो बुलाएगी नहीं, इन 7 में से फिर बुलाएगी और 2 लोग को लेके, और फिर बाकी लोग कह देगी आप चाहिए, मीन्स इन्हीं 7 लोग को फोन करेगी। इसमें से कोई बिजी होंगे, कोई जॉब पकड़ नहीं आएगा, कि कोई खाली होगा ना, तो मतलब 2 लोग को हायर करेगी और फिर 5 लोग कहेगी कि फिर कभी ऐसी आवश्यकता पड़ी तो फिर आपको कॉल करेंगे, ठीक। तो ये हो गया कैजुअल कॉल, मीन्स कि मतलब जैसे कि जो बेस्ट है उसमें से हम 3 लिया और सबको घर भेज दिया है, और वहां जरूरत पड़ी तो आप फिर काम करेंगे, आप आ जाइएगा। ये कैजुअल कॉल। मीडिया एडवर्टाइजमेंट आप लोग जानते हैं, जो कि मीडिया के तौर पर एडवर्टाइज करता है, जैसे कि इंस्टाग्राम, ये सारी चीजें, मतलब जिसमें पोस्ट वोस्ट करके लोग अपना क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, पोस्टर वोस्टर बैनर टंगवा के सब काम करते हैं, मीडिया एडवर्टाइजमेंट हो गया। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होता है, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मतलब कि कोई एक मतलब एक छोटा सा फॉर्म है, कंपनी क्या करती है, वो यही काम ही करती है कि एम्प्लॉयमेंट्स का जो मतलब जो भी मतलब वर्कर है जो काम करना चाहते हैं, तो उन्हें क्या करती है, रिज्यूमे बना के रख लेती है, उनकी सारी डिटेल की, वो क्या किए हैं, कब किए हैं, कितनी एज है, किसके लड़के हैं, किसके कितना कमाते हैं, अभी क्या उनका प्रोजेक्ट टाइम है, बैकग्राउंड क्या है, तो सारी चीजों को चेक करके अपने पास रख लेते हैं कि ये इस लेवल के हैं, ये इस लेवल के हैं। अब कोई ऑर्गेनाइजेशन का बंदा गया, बोला भैया हमको ऐसा व्यक्ति चाहिए ना जो कि ईमानदार हो, ऑफिस पे बैठे तो 2 रुपए जो भी 2 रुपए कमाए तो उसमें से हमको पूरा टोटल हिसाब दे, अच्छा सा कैलकुलेशन कर पाए, कोई हमारा कस्टमर आए तो उसको मोटिवेट कर पाए, ये सारी चीजें। तो अब वो क्या करेगा, उनकी उस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग किसी बंदे को रिज्यूमे को देखेगा, कहेगा हाँ ये आपके लायक होने चाहिए। तो मीन्स अब ये इसमें से आपको तय करके देता है कि ये आपके लायक है, इनको मिल जाइए आप, ठीक। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज।
कैंपस रिक्रूटमेंट मीन जैसे कि नए नए लड़के होते हैं जो कि पढ़ते हैं, फिर जब पढ़ने के बाद जैसे ही उनका पास आउट हुए कैंपस से वो उठाना तो चलिए आप मेरे बिजनेस में चलिए, आप मेरे बिजनेस में चलिए, आपको मैं ये पूछ लूंगा। मतलब कैंपस से डायरेक्ट कॉलेज लाइफ से डायरेक्ट आप क्या करता है बिजनेस में, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में अपने लेके चले जाते हैं, जो कैंपस रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉइज मीन्स कि जो प्रेजेंट समय में एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो उनकी मतलब उनसे मतलब कुछ राय बात है ना कि क्या आपकी नज़र में कोई ऐसा लड़का है क्या जो हमारा ये काम कर सकता है, क्या आपकी नज़र में कोई ऐसा है क्या जो कि ऑफिस से बैठ सकता है ईमानदार। तो उसने गवाही दिया हाँ मेरे फुआ का लड़का है, मेरे मौसी का लड़का है, मेरे मामा का लड़का है, तो ऐसे वो बता दिया ठीक है तुमको लेते आइएगा। तो अब उनको लेके गए, वो काम कर गए मीन्स कि क्या कि जो एम्प्लॉयज हैं जो कि ऑलरेडी पहले से काम कर रहे हैं वो क्या किए, उनको सजेशन दिए कि हमारे पास ये लड़का है ऐसे काम करता है, ये कर सकता है आपके काम को, तो मीन्स कि उससे भी आपका काम हो गया। अभी और बच्चे हैं देखते हैं उसको आगे, तो बोर्ड छोटा था, साइज छोटा था, इस वजह से इसमें पूरा एडजस्ट नहीं हो पाया, तो हम इसके आगे देखते हैं कुछ पॉइंट्स अभी और बच्चे। अब आगे देखते हैं 7 नेबर कॉन्ट्रैक्टर मीन जैसे कि एक किसी कॉन्ट्रैक्टर को हायर करनी है और आप बोलेंगे कि एक काम करना है, मेरा ये रूम है इसको थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके इसको तोड़ के इसको मतलब अच्छे से बनाना है, तो अब वो क्या करेगा, वो कॉन्ट्रैक्टर अपने आपके बिहाफ में नेबर को हायर करके चलाएगा और आपका काम करवाएगा। मीन्स आपको उससे कोई मतलब नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, वो सुबह उठेगा जाएगा लेबर को लेके आएगा बनवाएगा फिर शाम को छोड़ देगा, मतलब वो एक कहते हैं ना ठेकेदार, तो ठेकेदार के तौर पर वो काम करेगा। मीन्स ठेकेदार क्या करते हैं, आपने काम बता दिया ठीक है साहब हो जाएगा, आपको पैसा देने का मतलब आप बस पैसा देते रहिए वो काम करते रहेंगे। इसके बाद एडवर्टाइजिंग और टेलीविजन मीन्स की प्रचार वचार कराना किस पे, टीवी पे और सारे मतलब जो एडवर्टाइज निकलते हैं पेपर पर में, तो वैसे कुछ करा के अपना काम करना। वेब पब्लिशिंग मीन्स की कुछ ऐसे वेब पब्लिशिंग होते हैं जैसे कि naukri.com हो गया, इन सारी चीजों पर आप क्या कर दिए, आप वहां पे डाल दिए अपनी चीजों की हमको इतनी सीखने को रिक्वायरमेंट है तो आप हो जाता है। उम्मीद करते हैं आपको मेथड समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग। सेलेक्टिंग तो मैं पहले ही पढ़ लिया कि मीन्स की सेलेक्टिंग कब होता है, जब मान लीजिए कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जॉब का वैकेंट खाली है तो उसमें लोगों को एम्प्लॉयज को आने के लिए क्या करते हैं, कुछ सेलेक्टिंग करते हैं, मीन्स चुनते हैं लोगों को कि हाँ ये आदमी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आ सकता है और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बेनिफिट दे सकता है। इसका कुछ प्रक्रिया होता है सेलेक्ट करने का, मीन्स की प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग मीन्स की ऊपर क्या करता है ऑर्गेनाइजेशन देख लेता है कि हाँ आप क्या कैसे हैं आप क्या है। मीन्स देखिए लोग क्या करते हैं, मीन्स जैसे कि एक फॉर्म दिया वो इसको फिलअप करना है, नेम नेसेसरी है, फादर नेम नेसेसरी है, डेट ऑफ बर्थ नेसेसरी है, मोबाइल नंबर नेसेसरी है, कुछ चीजें नेसेसरी दी जाती हैं और फिर कुछ चीजें ऑप्शनल में दे जाते हैं कि आपको मन करे तो भरना है, नहीं मन करे तो मत भरना। अब नेसेसरी चीजें में वो नंबर उड़ा दिए, पापा का नाम उड़ा दिए, तो कोई पापा का नाम नहीं उड़ाया तो अपना ही नाम उड़ा दिया, तो कुछ लोग फॉर्म भरने में गलती करते हैं उनको यहीं से क्या करते हैं छाट देते हैं। ठीक, अब कुछ लोग आए भी तो उनकी पर्सनालिटी इतनी बेकार रहती है कि है इसको छाट दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो। मीन्स उसमें से मीन्स कि 10,000 लोगों ने अप्लाई किया अगर, तो यहाँ पे कितने लोगों को रखा वो, या तो रखा 5,000 लोगों को, चलिए भाई 5,000 लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ सिलेक्शन टेस्ट होते हैं, कुछ ऊपर ही ऊपर क्वेश्चन पूछ जाता है, मीन्स की जैसे कि आप क्या करना चाहते हैं, तो आपको मान लीजिए प्रिंसिपल बनना है तो आपसे कहे आप बच्चों को कैसे हैंडल करेंगे, बस एक क्वेश्चन बच्चों को कैसे हैंडल करेंगे पता ही नहीं। मीन्स की कुछ लोग पता भी तो ऐसे मतलब उस टॉपिक से इतना हट के आंसर देते हैं कि सामने वाला इंटरव्यू में वाला ये क्वेश्चन पूछने वाला डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मीन्स कि यहाँ से वो हट के कितने बचे, 1,000 लोग बचे। मीन्स कि कुछ क्वेश्चन 2 4 6 ऐसे जगह दिए जाते हैं जैसे जिसमें कि मतलब ऊपर ऊपर लोग छाट देते हैं। अब बताइए कि यहाँ से लेके और यहाँ तक इन 10,000 लोग में जाने के बाद 10 लोगों को सेलेक्ट किया जाए तो क्या मतलब है, इतना खर्चा भी तो आएगा। मीन्स अब एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू लिया जाएगा, मीन्स अब 10,000 लोगों के इंटरव्यू लेने के लिए कुछ प्रोफेसर बैठेंगे, कुछ बड़े बड़े लोग बैठेंगे, तो 10,000 लोग से माथापाची करेंगे जो कि इंटरव्यू देने के काबिल नहीं है, उनसे भी इंटरव्यू लिया जाएगा, क्या मतलब है। तो इसलिए कुछ यहाँ छाट देंगे, कुछ यहाँ छाट देंगे, कुछ इस पे छाट देंगे, मतलब जैसे जैसे स्टेप बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे लोग क्या होते कम होते चले जाएंगे। ठीक, तो अब इसके बाद यहाँ 1,000 लोग बच गए। इसके बाद कुछ इंटरव्यू लिए जाते हैं,
एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू लिए जाएंगे। मीन जैसे यहाँ कुछ प्रोफेसर बैठे हैं, कुछ बड़े बड़े लोग बैठेंगे जो कि मतलब उस पर एक्सपर्ट होंगे उस फील्ड में। वो क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन पुट आउट करेंगे और कुछ क्वेश्चन पुट आउट करके 1000 लोग में क्या करेंगे, 500 लोग को यहाँ से। चलिए भाई 500 में फिर चेकिंग द रेफरेंस एंड बैकग्राउंड, कुछ बैकग्राउंड चेक कर रहता है। जैसे कि आप किसी को जानते हैं, किसको जानते हैं, इनको जानते हैं, फला आदमी को जानते हैं, मीन्स कि श्याम को हम जानते हैं। अब मैंने क्या किया, श्याम किया गया, श्याम से बात कराइए, श्याम से बात किया, श्याम जी कैसे हैं, इनके पापा ये करते हैं कि मम्मी ये करती है, ये करते हैं, तो उससे जज कर लेता है कि मीन्स उनके पापा मम्मी ये करते होंगे, उनकी बैकग्राउंड ऐसी है तो ये भी कुछ न कुछ वैसे ही करते होंगे। इससे कुछ वो छाट गए। कुछ लोग पीछे मतलब ये कि आप पहले क्या करते थे, तो पहले मीन्स इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था, काम बेटर तरीके से नहीं किया तो वहां से निकाल दिए हो, तो मीन्स कि उस ऑर्गेनाइजेशन से हायर करके आपके बारे में बात करनी है, ठीक। तो उससे भी आपके डिटेल पता चलेगा, क्या पता आप काम करके, क्या पता आप काम सही ढंग से नहीं करते रहोगे तो निकाल दिया होगा, क्या पता आप लड़ाई झगड़ा करते रहोगे तो निकाल दिया होगा, क्या पता आपने कुछ उसके मतलब चोरी वोरी की होगी तो उससे वो निकाल दिया। मीन्स किसी भी कारण बस अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन से निकले हैं तो वहां से कुछ बैकग्राउंड चेक करके यहाँ से आपको निकाल कितना देते हैं वो, ये हम वक्त देंगे 100 में। इसके बाद अब बैठेंगे हम अपने विचार अनुसार। ये थोड़ा बेस्ट नहीं हो गया सुनना, ये थोड़ा बेस्ट मतलब कि अपने अनुसार, अपने दिमाग के अनुसार हम क्या करेंगे, मन मुताबिक अपना छाट के और अपने कितने लोग को, 50 लोग को। हमको चाहिए कितने, चाहिए हमको बस केवल 10। अब 10 के लिए 10,000 लोगों से 5,000, 1,000, 500, 100, 50। अब देखिए कैसे छाटते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन, अब कुछ लोग मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, तो मेडिकल एग्जामिनेशन हर एक ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता है, क्योंकि वो काम के अकॉर्डिंग होता है, कैसा काम है। मीन्स की काम अगर मतलब जैसे कि मेंटली काम होगा, आप मेंटली डिस्टर्ब हैं तो फिर कैसे काम कर पाएंगे। मीन्स की ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो है कि वो कैंसर के पेशेंट को, हार्ट के पेशेंट को नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि मान लीजिए हार्ट के पेशेंट को दिया, हार्ट अटैक आ गया तो वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगी, इसलिए वो नहीं रखते हैं जल्दी। तो मेडिकल एग्जामिनेशन मतलब कि बहुत रेयर केस, मतलब कि बहुत मतलब कि रेयर केस मतलब कहें तो मतलब से कि बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन में की जाती है, ठीक। तो इसमें मान लीजिए कि 30 लोग आ गए मेडिकल एग्जामिनेशन, 30 लोग नहीं 10 लोग आ गए। यहाँ से मान लो यहाँ लास्ट स्टेप होता है 10 लोग। अब इसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, इन 10 लोगों को जॉब ऑफर नहीं, सॉरी, यहाँ मान लीजिए 30 लोग आ गए। अब 30 लोगों को जॉब ऑफर कर दिया, अब 30 लोग तो बेस्ट निकल गए, 30 लोगों को जॉब ऑफर कर दिया। अब बोलेंगे कि जो पहले आ जाएगा उसको नौकरी मिल जाएगी। अब यहाँ मान लीजिए कोई तो आगे आएगा, कोई तो पीछे आएगा, तो उसमें क्या होता है फिर 10 लोग सेलेक्ट हो जाते हैं और उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। मतलब यहाँ पे एक कागज बनाया जाता है कि आपको 3 ईयर का एम्प्लॉयमेंट मिला है, आपको ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये इस मुताबिक काम करना पड़ेगा, आप इसके पहले इसको छोड़ के नहीं जा सकते हैं। यहाँ पे साइन कर दीजिए, बात खत्म। ये हो गया प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग। अब देखते हैं ट्रेनिंग क्या होता है। अब देखते हैं ट्रेनिंग। देखिए ट्रेनिंग क्या होता है, लेकिन कहा जाए तो मीन्स कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब काम प्रोवाइड कराता है ना, तो उसके पहले वो कुछ अपने अकॉर्डिंग ट्रेनिंग देता है। मीन जैसे कि ठीक है आप ये काम करके आए हैं, तो आप ये काम करके आए हैं तो ठीक है, मीन्स कि आप क्या किए, मीन जैसे कि अगर आप एडिटिंग किए हैं तो आप एडिटिंग जब करके आए हुए हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन से, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे एडिटिंग से ही थोड़ा सा हट के मीन्स करना है। जैसे मतलब कि एडिटिंग आपने क्या किया, वीडियो का एडिटिंग किया है, और यहाँ क्या करना है, थंबनेल का एडिटिंग करना है। मीन्स आप हैं तो एडिटर ही, लेकिन आप वहाँ वीडियो का एडिटिंग किए, यहाँ थंबनेल का एडिटिंग करना है, तो आपको थंबनेल के एडिटिंग का कुछ ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो ऐसे कुछ अपने ऑर्गेनाइजेशन अपने अकॉर्डिंग क्या करता है, ट्रेनिंग देता है। तो अपने अकॉर्डिंग ट्रेनिंग देता है। देखिए बेनिफिट किसको होता है, बेनिफिट एम्प्लॉय को भी होता है, बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को भी होता है। बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, बेनिफिट एम्प्लॉय कैसे होता है, आइए इसको देख लेते हैं। तो बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को मैंने कहा तो आप अपने दिमाग सोच लीजिए ना, कुछ ऐसे पॉइंट नॉर्मली दिए हुए हैं बुक में, आप उसको एक बार रिवाइज कर लेना, आपको सारी चीज समझ में आ जाएंगी। और नॉर्मली अगर कहा जाए तो ट्रेनिंग अगर एम्प्लॉय को दिए तो क्या क्या बेनिफिट होगा, अगर एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे रहे हैं तो उसका स्किल बढ़ेगा, वो डेवलप होगा,
और वो काम को अच्छे से परफॉर्म कर पाए, क्योंकि जब उसके पास नॉलेज मिल जाएगी तो काम को अच्छे से कर पाएगा, कम समय में काम को कर देगा। ठीक, ये सारी चीजें हो गई। अब अगर बेनिफिट देखा जाए ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो बेनिफिट क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मतलब कि वो एम्प्लॉय जो है वो काम को जल्दी करके देगा, जिससे कि आपका जो एक प्रोडक्ट बनना था वहां 2 प्रोडक्ट बन पाएगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत एक्सपर्ट है ना, तो जब वो एक्सपर्ट है तो जल्दी काम कर पाएगा। इसके बाद सेकंड देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या बेनिफिट होगा। ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट ये होगा कि एम्प्लॉय जो है वो काम को जल्दी तो करेगा ही, और वो भी बेस्ट तरीके से करेगा, जैसा आप चाहते हैं वैसा करेगा, क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग ट्रेनिंग दी है। तो ये सारी थी अपनी मतलब कि बेनिफिट्स। आप एक बार बुक से रिवीजन कर लेना, समझ में आ जाएगा। ना समझ में आए तो एक बार कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को मिलना कि भैया मुझे ये समझ में नहीं आया, मैं तुरंत आपको बताऊंगा। ठीक, तो आज के डे 9 का समाप्ति यहीं पे करते हैं, स्टार्टिंग को। ठीक, अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर तक, डाइटिंग। तो काफी लंबी वीडियो गई है, इसके लिए सॉरी, बट क्या करें चैप्टर थोड़ा बड़ा था और एक दिन छूट भी गया था, डे 8 हमारा छूट गया था, जिसकी वजह से डे 9 में हमको पूरा कवर करना पड़ा ड्यू टू सम हेल्थ इशू की वजह से थोड़ा सा छूट गया था। लेकिन तभी भी मैं आप लोगों के बीच में 2:32 पे प्रेजेंट हूँ। आज जितनी भी हेल्थ इशू थी, मैं आप 2:32 पे आप लोगों के बीच में प्रेजेंट था, और कम भी इसी तरह प्रेजेंट रहूंगा। और आने वाले इस पूरे महीने में मीन्स मैंने क्या किया है, 30 डेज चैलेंज लगाया है। 30 डेज में 2:32 पे रोज प्रयास करूंगा प्रेजेंट रहने की, और आप भी इस तरह प्रेजेंट रहिए और हमारे इस वीडियो को देखिए। देखिए मेन मोटिव ये नहीं कि 2:32 पे ही आप देखें, लेकिन मेन मोटिव ये है कि आप वीडियो को देखें और जानें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आप तक हर एक नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आप 2:32 एकदम सही निर्धारित समय पहुंचते हैं तो एक लाइक करके आप अपना अटेंडेंस दे दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।